नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता कुमार ट्रेनर हूँ। जीवन बीमा के क्षेत्र में मेरा लगभग 20 साल का अनुभव है और मैं इंश्योरेंस और बिहेवियरल ट्रेनिंग से जुड़ी हुई हूँ। लॉग इन टू क्लास की इस डीवीडी के माध्यम से हमने यह प्रयास किया है कि IC33 के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को हम आप तक एक सरल भाषा में पहुँचा सकें। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक में जो भी सिद्धांत शामिल किए गए हैं उनको सरलता और सुगमता से समझाने का प्रयास किया गया है। आपसे यह भी निवेदन है कि किसी भी प्रकार की दुविधा या फर्दर जानकारी के लिए अपने संस्था के ट्रेनिंग मैनेजर से संपर्क करें। धन्यवाद। बीमे के क्षेत्र में बीमा से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए हम अपने आगे के पाठों में पढ़ेंगे। अपने पहले पाठ में हम यह देखेंगे कि बीमा बाजार का परिचालन कैसे होता है, इंश्योरेंस मार्केट किस तरह से काम करता है। इस पाठ से हमें कम से कम 3 प्रश्न अवश्य पूछे जा सकते हैं। बीमा शब्द से हम सभी लोग वाकिफ हैं। बीमा का अध्ययन उद्देश्य क्या होगा, अर्थात इस पाठ का अध्ययन उद्देश्य क्या होगा, इस पाठ में हम क्या सीखेंगे। दोस्तों, इस पाठ में हम यह समझेंगे कि बीमे की जरूरत क्यों महसूस की जाती है, क्या वो कारण है जिस वजह से हम एक व्यक्ति को बीमे का रास्ता दिखाएंगे। बीमे की जरूरत को जानना, बीमा की कार्यप्रणाली, बीमा के क्षेत्र में किस तरह से वो ऑपरेट करता है, कौन सी बातें हैं जो बीमा प्रपोज होने से लेकर दावा होने तक काम करती है। तो बीमा की कार्यप्रणाली ये भी हम इसमें समझेंगे। वित्तीय सेवा क्षेत्र में देश के आर्थिक विकास में बीमा क्या योगदान देता है, यह भी हम देखेंगे कि बीमा न केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए जरूरी है, लेकिन वह देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देता है, यह भी हम इसमें पढ़ेंगे। भारत में बीमे का इतिहास और वर्तमान स्थिति क्या है, इंश्योरेंस कहां से शुरू हुआ, सबसे पहले कौन सी कंपनी ने भारत में इंश्योरेंस शुरू किया, यह हम समझेंगे। और किस किस दौर से गुजरता हुआ आज इंश्योरेंस मार्केट या बीमा का बाजार किस रूप में हमारे सामने खड़ा है, इस बारे में विस्तृत जानकारी हम इस पाठ में लेंगे। बीमा बाजार, बीमा संगठन और बीमा उद्योग की इकाइयां। एक बीमा बाजार में कौन कौन सी इकाइयां होती हैं, बीमा का व्यापार किन किन लोगों के जरिए किया जाता है, बीमा संगठन में किस प्रकार के लोग जुड़े होते हैं और कौन कौन वो व्यक्ति हैं या प्रोफेशनल्स हैं जो इस व्यवसाय से जुड़कर इस क्षेत्र को बढ़ाते हैं, हम इस बारे में भी इस पाठ में समझेंगे। बीमा उत्पादों का वितरण, बीमा उत्पादों के बारे में जानेंगे और विस्तृत जानकारी अपने आगे के पाठों में लेंगे। लेकिन बीमा उद्योग के उत्पादों का वितरण कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। बीमा एक अलग अलग किस्म का उत्पाद है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग किस्म से होता है, तो हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी जानेंगे कि इसका वितरण किस प्रकार होता है। विभिन्न प्रकार के बीमा उत्पाद और अभिकर्ता की भूमिका। सबसे मुख्य हम अभिकर्ताओं की बीमा बाजार के ऑपरेशन में क्या भूमिका होती है, इसको भी हम विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, इस पहले पाठ का अध्ययन उद्देश्य हमें यह फेमिलियराइज करना है कि बीमा जगत में क्या क्या इकाइयां होती हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है जो हमें ध्यान रखनी जरूरी है और इंश्योरेंस मार्केट किस प्रकार काम करता है। आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आता है कि बीमा क्या होता है, व्हाट इज इंश्योरेंस। बीमा क्या है? बीमा वह सुविधा है जिसके जरिए एक व्यक्ति अपने जीवन की अनिश्चित घटनाओं को सिक्योर करता है। अर्थात यदि एक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है और अचानक से एक परिवार से वह व्यक्ति गायब हो जाए तो उस परिवार को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए वह व्यक्ति अपना बीमा कराता है। तो बीमा बीमित और बीमाकर्ता के मध्य एक संविदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है तो 2 पार्टीज होंगे, एक बीमाकर्ता और एक बीमित। तो यह दोनों लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बीमित द्वारा प्रतिफल या प्रीमियम का भुगतान। अब कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों ही पार्टीज पर कुछ बंधन होंगे। बीमित व्यक्ति पर क्या बंधन है? बीमित व्यक्ति पर बंधन होता है
प्रतिफल या प्रीमियम का भुगतान। और यदि वह व्यक्ति हर समयानुसार प्रीमियम भरता जाता है तो बीमाकर्ता निर्दिष्ट घटनाओं के होने पर उस बीमा राशि के भुगतान को वादा करता है। तो बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बीमित और बीमाकर्ता जुड़ते हैं और अपने अपने पक्ष का काम करने का वादा करते हैं। बीमाकर्ता और बीमित द्वारा निर्दिष्ट घटना के लिए जो प्रबंध किया जाता है उसी संविदा को हम बीमा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दोस्तों, बीमा से जुड़े दो मुख्य कॉन्सेप्ट है या सिद्धांत है रिस्क रिटेंशन या बीमा का जोखिम वहन करना और रिस्क हस्तांतरण या जोखिम हस्तांतरण। इन सिद्धांतों पर विस्तृत जानकारी हम अपने अगले पाठ में भी पढ़ेंगे। यहाँ यह बताना आपको उचित समझते हैं कि रिस्क रिटेंशन है अगर हम जीवन से जुड़े जोखिम को स्वयं उठाने चल पड़े तो वह रिस्क रिटेंशन है। और यदि हम रिस्क हस्तांतरण करते हैं अर्थात हम अपने जोखिम में किसी बाह्य संस्था या व्यक्ति को शामिल कर लेते हैं, तो बीमे का जो सिद्धांत है वो रिस्क हस्तांतरण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति जिसके जीवन में कई सारी अनिश्चितताएं हैं और उन अनिश्चितताओं के कारण कुछ जोखिम है, वह व्यक्ति उन जोखिमों को, उन अनिश्चितताओं से उत्पन्न हुए जोखिम को किसी दूसरी संस्था या व्यक्ति को हस्तांतरित करता है और उस हस्तांतरण के लिए एक मूल्य प्रीमियम के रूप में उस संस्था या उस व्यक्ति को देता है। तो रिस्क रिटेंशन और रिस्क ट्रांसफर दोनों ही के क्षेत्र में हम यह कह सकते हैं कि बीमा का उससे क्या जुड़ाव है, बीमा रिस्क ट्रांसफर पर आधारित है। दोस्तों, अब हम यह समझते हैं कि बीमा कैसे काम करता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, बीमा रिस्क ट्रांसफर के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की जो अनिश्चितताएं हैं, जैसे मृत्यु की अनिश्चितता, नौकरी जाने की अनिश्चितता, किसी दुर्घटना की अनिश्चितता या अपने बच्चों के भविष्य के लिए राशि जुटा पाने की अनिश्चितता, इन सभी अनिश्चितताओं को और इनसे जुड़े जोखिम को ट्रांसफर करते हैं। वित्तीय सेवाओं में बीमे की क्या भूमिका है, अब हम यह देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि बीमा एकल व्यक्ति के लिए तो लाभकारी होता ही है, लेकिन बीमा सामाजिक और आर्थिक देश के लिए भी लाभकारी होता है। सामाजिक सुरक्षा, देश के सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा अपनी अहम भूमिका निभाता है। लोगों को असमय मृत्यु तथा अन्य वित्तीय हानियों से बचाने के लिए बीमा अत्यंत ही लाभकारी बचत का माध्यम है। बीमा रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करता है, न केवल अभिकर्ता के रूप में, लेकिन बीमा से जुड़े हुए अन्य बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनके द्वारा हम रोजगार के नए नए मौके प्रदान करते हैं। बीमे के द्वारा बीमे से एकत्र की गई राशि को देश के आर्थिक विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूटिलाइज किया जाता है। आधारभूत ढांचों में बीमे से एकत्र की गई राशि को निवेश करके देश के आर्थिक विकास में बीमा अपना योगदान देता है। दोस्तों, बीमे से इकट्ठी धनराशि इस प्रकार हमने देखा अलग अलग तरीके से देश के आर्थिक और सामाजिक दोनों ही मार्ग पर विकास के रास्ते खोलती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल के लिए, एकल व्यक्ति के लिए बीमा किस किस प्रकार से सहयोग दे सकता है। बीमा एक निवेश का और बचत का उत्तम विकल्प है। न केवल जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन बीमे के अलग अलग उत्पाद हैं जिनके जरिए बचत और निवेश का एक उत्तम साधन बीमे के रूप में एक व्यक्ति के पास उपलब्ध होता है। बीमा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि यह एक तसल्ली और संतोष रहता है हर व्यक्ति को कि बीमे के द्वारा उसने अपने परिवार को वित्तीय रूप से सुरक्षित किया है। बीमा कर लाभ भी प्रोवाइड करता है। हमारी भारत सरकार ने बीमे में इन्वेस्ट करी गई राशि पर कर में छूट देने का प्रावधान बना रखा है। इसी के साथ मैच्योरिटी या परिपक्वता पर जब धनराशि प्राप्त होती है तो बीमे का राशि से छूट मिलती है। जीवन के विभिन्न आयु वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना। दोस्तों, आगे के पाठों में हम पढ़ेंगे
कि किस तरह जीवन बीमा जीवन के अलग अलग स्टेजेस पर, जीवन की अलग अलग स्टेजेस अर्थात बचपन, युवा और वृद्धावस्था, ये 3 मुख्य स्टेजेस हैं जिनसे हर व्यक्ति गुजरता है। लेकिन इसके साथ साथ एक व्यक्ति अकेला है या उस पर परिवार की जिम्मेवारी है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर बीमे से विभिन्न आयु वर्गों की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत और निवेश का एक उत्तम साधन मिलता है। ऋण व्यवस्था। दोस्तों, बीमे से जो राशि इकट्ठी होती है उस पर ऋण व्यवस्था भी उपलब्ध होती है। बीमाकर्ता भी बीमे से एकत्रित राशि पर ऋण सुविधा देते हैं और बीमा की पॉलिसी के विरुद्ध बैंक तथा अन्य संस्थाओं से भी ऋण की सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध होती है। पूंजी व्यवस्था। व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए या व्यवसाय प्रबंधन के लिए पूंजी व्यवस्था के रूप में भी बीमा अत्यंत मदद प्रदान करने के लिए उत्तम साधन होता है। दोस्तों, व्यावसायिक बीमा बाजार के क्या चिन्ह हैं? एक प्रोफेशनल इंश्योरेंस मार्केट एक अच्छी इकोनॉमिक प्रणाली संस्था का सूचक है। तो एक व्यावसायिक बीमा बाजार कैसे स्टैब्लिश होता है? जब उसमें पारदर्शिता होती है, अर्थात ट्रांसपेरेंसी। बीमाकर्ता और बीमित के बीच कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। जब देश के नियम ऐसे होते हैं कि टोटल ट्रांसपेरेंसी हो, पूर्ण विश्वास हो, वह एक व्यावसायिक बीमा जगत की पहचान है। इसके साथ साथ ईमानदारी, एथिकल बिहेवियर और ईमानदारी पूर्ण बर्ताव व्यक्ति एक दूसरे से करे तो एक अच्छे प्रोफेशनलिज्म माहौल की सूचना हमें मिलती है। तो बीमा, व्यावसायिक बीमा का अच्छा चिन्ह, इससे अच्छा कोई नहीं होगा कि कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्ण व्यवहार करे। लेकिन बीमाकर्ता के साथ साथ ग्राहक भी जब ईमानदारी से अपनी समस्त जानकारी देने के लिए तत्पर होते हैं तो वह एक व्यावसायिक बीमा बाजार का चिन्ह होता है। ग्राहक संतुष्टि। व्यावसायिक बाजार की एक अगली पहचान है ग्राहक संतुष्टि। जब ग्राहक पूर्ण रूप से उत्पादों और सेवा दोनों से ही संतुष्ट होते हैं तो वह उद्योग व्यावसायिक होता है। हितों की सुरक्षा होना भी आवश्यक है। इसलिए व्यावसायिक उद्योग की पहचान ये भी है कि उस उद्योग से जुड़े हुए सभी लोगों के हितों की पूर्ण सुरक्षा हो। बीमा उद्योग में ऐसे कई नियम हैं, IRDA द्वारा बनाए गए नियम हैं, जिनके जरिए ग्राहकों के हितों की पूर्ण सुरक्षा करने का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद ग्राहक संतुष्टि या व्यावसायिक बीमा बाजार का अगला चिन्ह है आवश्यकतानुसार उत्पादों की बिक्री। दोस्तों, ग्राहकों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, इसलिए बीमाकर्ता और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का यह दायित्व है कि वह जो भी उत्पाद डिजाइन करें या बेचें या कस्टमाइज रूप से ग्राहक के सामने प्रस्तुत करें, वह उनकी ज़रूरतों का आकलन करने के पश्चात किया गया हो। हम आगे के पाठों में यह उल्लेख करेंगे कि किस तरह तथ्य अन्वेषण के जरिए, अच्छी क्लाइंट एडवाइस प्रैक्टिस के जरिए हम ग्राहकों की ज़रूरतों को निर्धारित करके उनकी ज़रूरतों के अनुसार उन्हें बीमा देते हैं, तो यह एक प्रोफेशनलिज्म का सूचक होता है। दोस्तों, प्रकटीकरण। हर तरह की शर्तों का, अपवर्जनों का, निर्बंधनों का जब पूर्ण रूप से डिस्क्लोजर कर दिया जाता है, कहीं भी कोई चीज़ छुपाई नहीं जाती है जिससे बाद में ग्राहक को किसी कारण शिकायत करनी पड़े, वह एक व्यावसायिक बाजार का सूचक है। इसलिए दोस्तों, कोशिश हमारा यही होना चाहिए कि हम अपने दैनिक कार्यकलाप में अपनी आप में व्यावसायिकता का प्रदर्शन करें, जिससे पूर्ण रूप से ग्राहक संतुष्ट रहे और हम अपने बीमाकर्ता और स्वयं अपने लिए भी अच्छे मापदंड इस्टेब्लिश कर सकें। दोस्तों, व्यावसायिक अगर बाजार होगा या अगर बीमाकर्ता व्यावसायिक होंगे, बीमा उद्योग व्यावसायिक होगा, तो उससे क्या लाभ होंगे? उससे बहुत सारे लाभ होंगे। उससे पॉलिसी धारकों के में विश्वास बढ़ेगा। पॉलिसी धारक बिना किसी हिचक के सवाल कर सकेंगे और उनके सवालों के जवाब उन्हें दिए जा सकेंगे। इस व्यावसायिकता को बनाने के लिए IRDA द्वारा कई नियम बनाए गए हैं, जिसमें पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एक्ट भी शामिल है, रेगुलेटर है, ओम्बड्समैन है। ये सब इसीलिए बनाए गए हैं जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ाया जा सके।
बीमा पहुंच में वृद्धि। जब हम व्यावसायिक तरीके से काम करते हैं तो बीमा की पहुंच में वृद्धि होती है। दोस्तों, भारत एक बहुत विशाल देश है, चीन के बाद दूसरा सबसे आबादी वाला देश है और हमारे देश में इंश्योरेंस का बहुत बड़ा मार्केट है। अभी इंश्योरेबल पॉपुलेशन का बहुत कम प्रतिशत हम इंश्योरेंस के ज़रिए कवर कर पाए हैं। तो अगर हम व्यावसायिक रूप से बिजनेस करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस के छतरी के नीचे ला पाएंगे। दोस्तों, सामाजिक लाभ, इस व्यवसाय से सामाजिक लाभ भी होते हैं क्योंकि हम कम और अल्प आय वाले वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के रूप में उनको भी एक वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर पाते हैं। रोजगार के अवसर, जैसा कि पहले बताया, अलग अलग तरह से लोग बीमा व्यवसाय से जुड़ते हैं। अभिकर्ता के रूप में, बीमांकक के रूप में, एक्चुअरी के रूप में, अलग अलग तरह से हम इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं, जिससे रोजगार के बहुरूपेण व्यायाम खुलते हैं। बीमा कंपनी के लाभों में वृद्धि, जब एक व्यावसायिक ढंग से बिजनेस किया जाता है, जब ग्राहक संतुष्ट होता है, जब रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं और जब उत्पाद ऐसे बनाए जाते हैं जिससे ग्राहकों का हित हो, तो जाहिर सी बात है बीमा कंपनी के लाभों में भी 100% वृद्धि होती है। तो दोस्तों, व्यावसायिक बीमा बाजार से उससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को लाभ होता है। दोस्तों, अब हम यह देखते हैं कि हमारे देश में बीमे का काम कब से चल रहा है और इसके इतिहास से जुड़ी ऐसे कौन से मुख्य चरण हैं या आयाम हैं जिनके बारे में हमें जानकारी पता होनी चाहिए। दोस्तों, बीमा 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण उदारीकरण से पूर्व, लिबरलाइजेशन से पहले। दूसरा चरण उदारीकरण का दौर, जिस वक्त लिबरलाइजेशन के लिए प्रयास किए गए। और तीसरा उदारीकरण के पश्चात, पोस्ट लिबरलाइजेशन। उदारीकरण से पहले यानी पहले चरण में सन 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के रूप में भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी स्थापित की गई थी। उसके बाद 1912 में जीवन बीमा को नियंत्रित करने के लिए प्रथम अधिनियम भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों, 1928 में भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम द्वारा सरकार ने सभी देशी और विदेशी बीमा कंपनियों तथा भविष्य निधि सोसाइटी आदि के सांख्यिकीय सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया था। और 1938 में, अब जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, 1938 में इंश्योरेंस एक्ट पारित किया गया था, जिसके तहत बीमा से संबंधित सभी तरह के नियम और कायदे कानून उसमें अंकित थे। और आज भी हम 1938 के इस इंश्योरेंस एक्ट को मानते आए हैं। 1950 के दशक में बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई और 1956 से 2000 तक भारतीय जीवन बीमा निगम एकाधिकार से जीवन बीमा से जुड़ा रहा। दूसरे चरण में, जिसको हम उदारीकरण का दौर कहेंगे, इस दौर में 1993 में उदारीकरण का दौर के तहत श्री RN मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया, जिसमें बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए इस समिति ने अपने रिकमेंडेशन दिए। 1994 में इस समिति ने सुझाव दिए और कई सारे सुधारों के लिए अनुशंसाएं दी। बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की भी अनुशंसा की गई थी। 1999 में दोस्तों IRDA की स्थापना हुई, IRDA, जिससे आप सब पहले से ही परिचित होंगे। और बीमा व्यवसाय को नियंत्रित और सुपरवाइज करने के लिए, ग्राहकों की उत्तम सेवा के लिए IRDA की स्थापना एक ऑटोनोमस बॉडी या स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। अप्रैल 2000 में IRDA को वैधानिक निकाय के रूप में निगमन किया गया था। दोस्तों, उदारीकरण के पश्चात, तीसरे चरण में उदारीकरण के पश्चात निजी क्षेत्र को बीमा के क्षेत्र में काम करने की इजाज़त दी गई, जिसमें प्राइवेट कंपनीज ने जॉइंट कोलैबोरेशन या जॉइंट रूप से, संयुक्त रूप से भारत में बीमा कंपनी खोली। विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनी के साथ भागीदारी में बीमा कंपनी खोलने का प्रावधान बनाया गया और आज भी विदेशी कंपनी FDI के जरिए 26% प्रतिभाग ले सकती है। IRDA को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, हमने संक्षेप में जीवन बीमा और बीमा का एक इतिहास देखा।
अब हम यह देखते हैं कि IRDA की स्थापना क्यों की गई। IRDA की स्थापना बीमा में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए की गई। प्रतिस्पर्धा से न केवल ग्राहक का लाभ होता है, बल्कि कंपनी का, बीमा क्षेत्र का और देश के विकास का, सभी का चहुमुखी विकास होता है। इसलिए ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने के लिए, ग्राहकों को अधिक विकल्प देने के लिए, प्रोडक्ट के ज़्यादा विकल्प देने के लिए, सेवा के ज़्यादा विकल्प देने के लिए IRDA की स्थापना की गई, जिससे नए नए कंपनीज आकर ये सारे विकास के रास्ते खोल सके। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 114A के द्वारा इरडा विनिमय बनाने के लिए सशक्त किया गया, अर्थात IRDA उन सभी नियमों को बनाने के लिए उसको आधिकृत किया गया जो बीमा क्षेत्र के विकास, प्रचार, प्रसार के लिए आवश्यक थे। दोस्तों, 2010 तक बीमा क्षेत्र विश्व का 5वां सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। हमारे देश में तकनीकीकरण के कारण बीमा व्यवसाय का चहुमुखी विकास हुआ। तकनीकीकरण से सेवा के नए नए आयाम सामने आए। ग्राहक सेवा के लिए चाहे प्रीमियम को ऑनलाइन पे करना हो, चाहे प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदना हो, तकनीक ने बहुत सारा विकास प्रस्तुत किया। डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण के लिए भी नए नए चैनल खोले गए हैं। बैंक एश्योरेंस, ब्रोकर, कॉरपोरेट एजेंट्स, ये तरह तरह के वितरण के माध्यम आए हैं और ऑनलाइन विक्रय भी शुरू हुआ है। ऑनलाइन विक्रय अर्थात एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा बीमा पॉलिसी ले सकता है। लघु बीमा, दोस्तों, अल्प आय वाले वर्ग के लिए, जो समाज में गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं, उनको सही मायने में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लघु बीमा के क्षेत्र में एक कदम बढ़ाया गया, जिसे हम माइक्रो इंश्योरेंस कहते हैं। शिकायत निवारण, दोस्तों, जब कोई भी व्यवसाय वृद्धि होता है, जब ग्राहक किसी नई चीज, नए बिजनेस से जुड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ शिकायतें होना भी स्वाभाविक है। लेकिन शिकायतें होना अच्छी बात है जब तक हम उसके निवारण के लिए एक अच्छी मशीनरी बना के रखें। दोस्तों, शिकायतों के द्वारा हम अपने ग्राहकों के और करीब पहुंचते हैं। तो IRDA ने वो ऐसे सारे कदम इख्तियार किए जिससे ग्राहकों की शिकायत के निपटारण के लिए नए नए तरीके सुझाए गए और कंपनीज ने भी अपने अपने कार्यालयों में ग्राहकों की शिकायत निपटारण के नई नई मशीनरी स्थापित करी। उसके साथ साथ IRDA द्वारा भी तरह तरह के नए स्ट्रक्चर बनाए गए और भारत सरकार द्वारा भी नए स्टेप्स उठाए गए, जिससे ग्राहकों की शिकायतों को सही मायने में और सीरियसली उन पर कुछ अटेंशन दिया जा सके। दोस्तों, हमने अभी लघु बीमा के बारे में जिक्र किया। लघु बीमा क्या है? लघु बीमा समाज में अल्प आय वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का एक जरिया है, जिसमें 5,000 से 50,000 तक का बीमा प्रोवाइड किया जाता है और प्रीमियम 15 रुपए तक, कम से कम 15 रुपए का प्रीमियम भी देकर एक व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा, माइक्रो इंश्योरेंस या लघु बीमा के जरिए सामाजिक सुरक्षा में जुड़ सकता है। दोस्तों, शिकायत निपटारण के लिए न केवल हर बीमाकर्ता ने ठोस कदम उठाए हैं और अपने कार्यालयों में शिकायत निपटारण के लिए अधिकारियों को अधिकृत किया है, उसके साथ साथ सरकार ने भी, चाहे लोकपाल की स्थापना हो, चाहे IRDA द्वारा IGMS या इंटीग्रेटेड ग्रीवियांस रिड्रेसल मशीनरी की स्थापना हो, या उनकी ग्रीवियांस सेल हो, जिसमें एक टोल फ्री नंबर के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और अपनी शिकायत की प्रोग्रेस के बारे में पता लगा सकता है। टोल फ्री नंबर 155255 के जरिए या ईमेल complaints@irda.gov.in के जरिए एक व्यक्ति अपनी शिकायत को त्वरित रूप से निपटारण प्राप्त करने के लिए निसंकोच IRDA को कॉन्टैक्ट कर सकता है। दोस्तों, हमने बीमा के इतिहास को पढ़ा और हमने यह भी देखा कि बीमा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं। अब हम एक बीमा संगठन के बारे में समझते हैं कि एक बीमा संगठन की इकाइयां क्या होती हैं। बीमा संगठन गैर जीवन बीमा, जीवन बीमा या पुनर्बीमा, बीमा से जुड़े ये 3 तरह के बिजनेस या व्यवसाय होते हैं। बीमा संगठन जो जीवन बीमा से संबंधित होगा वह जीवन बीमा से संगठन होगा।
जो गैर जीवन का बीमा करेगा वह गैर जीवन बीमा संगठन होगा। और पुनर्बीमा, पुनर्बीमा क्या होता है? एक संगठन जीवन बीमा या गैर जीवन बीमा जितना जोखिम स्वयं के पास रख सकता है उससे अधिक का जोखिम हस्तांतरण करता है। हमने शुरू में रिस्क रिटेंशन और रिस्क ट्रांसफर ये दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। दोस्तों, ये दो सिद्धांत एक इंडिविजुअल पर भी उतने ही एप्लीकेबल हैं जितनी एक संस्था पर है। कोई भी संस्था किसी भी व्यक्ति का पूर्ण रिस्क अपने पास यदि रखता है तो उसे रिस्क रिटेंशन कहते हैं, और यदि उस रिस्क का कुछ भाग किसी दूसरी संस्था को ट्रांसफर करता है उसे हम रिस्क ट्रांसफर कहते हैं। तो जब रिस्क ट्रांसफर किया जाता है या हस्तांतरित किया जाता है तो जिस संस्था को ट्रांसफर किया गया वो री इंश्योरेंस कंपनी या पुनर्बीमा कंपनी कहलाती है। तो बीमा संगठन में ये तीन मुख्य इकाइयां होती हैं, जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा और पुनर्बीमा। जीवन बीमा क्या होता है? दोस्तों, जीवन बीमा का विस्तार से अध्ययन हम आगे के पाठों में करेंगे, लेकिन जीवन बीमा के जरिए हम शीघ्र मृत्यु के जोखिम को वहन करते हैं या लंबी आयु से उत्पन्न जोखिम को वहन करते हैं। अर्थात जीवन बीमा दो तरह की स्थितियों में एक व्यक्ति की मदद करता है, रिस्क ऑफ डाइंग अर्ली, जल्दी मृत्यु की संभावना, या रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग, एक व्यक्ति अपने वर्किंग लाइफ से अधिक उम्र तक, वृद्धावस्था में जब अधिक उम्र तक यदि जीवित रहे तो वह भी एक रिस्क उत्पन्न होती है यदि उसके पास समुचित प्रबंध नहीं है अपनी वृद्धावस्था को जीने का। तो जीवन बीमा इंसानी जीवन से जुड़ा हुआ अलग अलग तरह के रिस्क को या जोखिम को वहन करता है, जिसमें मुख्यतः हम ये दो जोखिम वहन करते हैं, रिस्क ऑफ डाइंग अर्ली, अर्ली मृत्यु या शीघ्र मृत्यु, या अधिक उम्र तक जीवित रहना। अन्य इंसानी जीवन से जुड़े हुए अन्य रिस्क हमारी गैर जीवन संस्थाएं वहन करती हैं। हालांकि आज जीवन बीमा कंपनीज भी संपूरकों के माध्यम से दुर्घटना, चिकित्सा इत्यादि की जीवन से जुड़े हुए दूसरे जोखिम को भी संपूरक के रूप में उनका वहन करती है। पुनर्बीमा कंपनी, हमने ऑलरेडी आपको बताया कि बीमा कंपनी के जोखिम का बीमा पुनर्बीमा कंपनी के द्वारा होता है। दोस्तों, हमने पढ़ा कि बीमा के क्षेत्र में या बीमा संगठन में तीन प्रकार की इकाइयां होती हैं। अब हम यह देखते हैं कि एक बीमा संगठन में किस किस तरह के व्यक्ति कार्य करते हैं, जीवन बीमा हो या गैर जीवन बीमा। बीमा से जुड़े हुए अभिकर्ता होंगे, अभिकर्ता जो दायित्व रखते हैं बीमा के बारे में ग्राहकों को बताना, जो कड़ी होते हैं बीमाकर्ता और ग्राहक के बीच की। में निगमित अभिकर्ता, निगमित अभिकर्ता कौन होता है? कॉर्पोरेट एजेंट। दोस्तों, उदारीकरण तक हमारे बीमा के वितरण के लिए अभिकर्ता ही मुख्य रूप से जिम्मेवार थे, और आज भी जो मुख्य वितरण की प्रणाली है उसमें जो हमारे अभिकर्ता हैं वही मुख्य भूमिका निभाते हैं। लेकिन नए नए विकास और बीमा की पहुंच को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के नए चैनल्स भी लाए जा रहे हैं, जिसमें बैंक एश्योरेंस या निगमित अभिकर्ता शामिल है। निगमित अभिकर्ता अर्थात कॉर्पोरेट एजेंट। कॉर्पोरेट एजेंट कोई बैंक या संस्था किसी एक बीमाकर्ता का कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करता है। निगमित अभिकर्ता किसी एक ही संस्था से जुड़ सकता है। इसके बाद इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे ब्रोकर। यह ब्रोकर ग्राहक को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राहक को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ अलग अलग कंपनियों को उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो इंडिविजुअल रूप से या एकल रूप से भी ब्रोकर काम करते हैं, या संस्थाएं भी मध्यस्थ के रूप में काम कर सकती हैं। जोखिमांकन करता, जोखिमांकन करता कौन होता है? जोखिमांकन करता वह व्यक्ति होता है जो जोखिम का आकलन करता है, जो यह तय करता है कि एक पर्टिकुलर या एक विशेष व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने से उसको यदि हम अपने पूल में शामिल करते हैं तो वह कितनी रिस्क उस पूल में लेकर आ रहा है। तो अंडरराइटर या जोखिमांकन करता यह तय करता है कि इस व्यक्ति के
जीवन बीमा या गैर जीवन बीमा करने से इस पूल में कितना जोखिम बढ़ रहा है। तो अंडरराइटर की भूमिका भी जीवन बीमा या गैर जीवन बीमा में मुख्य होती है। बीमांकक, बीमांकक कौन होता है? एक्चुअरी होता है। वह बीमा के उत्पादों के मूल्य निर्धारण का काम करता है। वह यह देखता है कि किसी भी आयु पर मृत्यु की संभावना कितनी है। मृत्यु दरों के आधार पर मृत्यु सारणी बनाई जाती है जिसे हम मोर्टेलिटी टेबल बोलते हैं, और इन मोर्टेलिटी टेबल्स के आधार पर एक एक्चुअरी या बीमांकक यह देखता है कि एक उत्पाद या एक पर्टिकुलर उम्र में कितने लोगों की मृत्यु की संभावना है, और उसके आधार पर बीमे के उत्पादों की प्राइस या मूल्य निर्धारण करने में बीमांकक मदद करते हैं। इसलिए बीमांकक का ही एक बड़ा अहम रोल बीमे के व्यवसाय में होता है। टीपीए या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। दोस्तों, चिकित्सा इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में, स्वास्थ्य बीमे के क्षेत्र में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर एक प्रकार से एक कड़ी होते हैं बीमाकर्ता और बीमित के बीच में, जो यह देखते हैं कि जो दावा किया जा रहा है उसका आकलन करते हैं, उसको सही मायने में पहचानते हैं और उसका भुगतान करने में मदद करते हैं। तो वह बीमित व्यक्ति और बीमाकर्ता के बीच में एक कड़ी के रूप में थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं। यह चिकित्सा जांच में भी मदद करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस में भी काम करते हैं। सर्वेक्षक या हानि समायोजक। दोस्तों, गैर जीवन बीमा के क्षेत्र में नुकसान या हानि को असेस करने के लिए ये व्यक्ति काम करते हैं, जिन्हें हम सर्वेक्षक या सर्वेयर या हानि समायोजक या लॉस एडजस्टर कहते हैं। विनियामक, रेगुलेटर, IRDA के रूप में जो बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, पॉलिसी होल्डर के हितों की संरक्षण के लिए रेगुलेटर की भूमिका अहम होती है। प्रशिक्षण संस्थान। दोस्तों, प्रशिक्षण संस्थान का क्या रोल है? प्रशिक्षण संस्थान बीमे की शिक्षा को बढ़ाते हैं, बीमे के अध्ययन में लोगों की मदद करते हैं। हमारे देश में IIRM, NIA, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कई प्रकार की ऐसी संस्थाएं हैं जो बीमा संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए जुटी हुई हैं। ग्राहक अधिकारों की सुरक्षा कर रहे NGO। दोस्तों, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा का कार्य न केवल विनियामक, रेगुलेटर, प्रत्येक व्यक्ति या बीमाकर्ता का है, लेकिन उसके साथ साथ समाज में ऐसे भी तमाम सारे NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो ग्राहकों की हितों की सुरक्षा के लिए समाज में कारगर हैं। तो यह हमने बीमा जगत की मुख्य भूमिकाएं, कौन कौन व्यक्ति बीमे जगत से जुड़े होते हैं, इसके बारे में हमने समझा। दोस्तों, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीमा का विक्रय कैसा होता है। आपने भी देखा होगा कि बीमा के लिए लोग स्वयं आगे आकर पूछते नहीं हैं, क्योंकि आज भी हमारे देश में बीमे के प्रति जागरूकता का अभाव है। बीमा के विक्रय के लिए दो तरह के साधन हैं, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विपणन के माध्यम या डायरेक्ट मार्केटिंग, या अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या क्या आएगा? दोस्तों, डायरेक्ट मार्केटिंग में विक्रय दल जो कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया हो। कुछ कंपनीज में इस तरह का लोगों को नियुक्त किया जाता है जो डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच करते हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग के तहत कस्टमर को बीमा प्रस्तावित करते हैं। कार्यालयीन कर्मचारी, जो कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी हैं, उनसे भी उनसे भी पूछ सकते हैं, या वो भी बीमे के बारे में लोगों से, अपने ग्राहकों से, अपने परिवार वालों से, अपने जानकारों से बातचीत करते हैं। तो एक प्रकार से वो लोग एक डायरेक्ट रूप से बीमे के व्यवसाय को बढ़ा रहे हैं। तो कार्यालयीन कर्मचारी एक प्रत्यक्ष माध्यम है बीमे के विक्रय के लिए। विज्ञापन। दोस्तों, विज्ञापन के जरिए लोगों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है किसी भी उत्पाद के प्रति, तो एक अच्छा विज्ञापन एक मार्केटिंग का चैनल बन जाता है, डायरेक्ट मार्केटिंग का चैनल बन जाता है, क्योंकि एक अच्छे विज्ञापन से लोगों में उत्सुकता बढ़ती है उस उत्पाद के प्रति, और लोग स्वयं ही पूछते हैं कि यह उत्पाद मुझे कैसे मदद कर सकता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, बीमे का विक्रय आज ऑनलाइन चैनल के द्वारा भी हो रहा है, जिसको हम ई-सेल्स या ई-विक्रय बोलते हैं। ये भी विक्रय का एक डायरेक्ट चैनल है। यद्यपि हमारे देश में यह अभी उतना प्रचलित नहीं है,
लेकिन फिर भी धीरे धीरे इसकी जड़ें भी मजबूत होती जा रही हैं, क्योंकि विक्रय की सुविधा के साथ साथ इसमें मूल्य भी कम होता है। दोस्तों, अब हम विक्रय के या बीमा विक्रय के कुछ अप्रत्यक्ष तरीके या इनडायरेक्ट चैनल्स के बारे में समझेंगे। अप्रत्यक्ष तरीके कौन से होंगे? अप्रत्यक्ष तरीकों के रूप में इंडिविजुअल अभिकर्ता, जो अभिकर्ता हैं वो बीमे के बीमाकर्ता और ग्राहक दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। तो एकल अभिकर्ता एक अप्रत्यक्ष चैनल है जो बीमे के वितरण से जुड़ा हुआ है। बैंक एश्योरेंस, हमने बात करी कॉरपोरेट एजेंट की। कॉरपोरेट एजेंट के रूप में बैंक एश्योरेंस चैनल बहुत मजबूत होता जा रहा है और हमारे देश में निजी क्षेत्र की जितनी बीमा कंपनी है वो ज़्यादातर बैंक एश्योरेंस के चैनल से बीमा विक्रय कर रही है। इसमें एक बैंक को किसी एक बीमाकर्ता के साथ जोड़कर या कोलैबोरेशन के साथ बीमे व्यवसाय की वृद्धि के लिए कोशिश की जाती है। एक बैंक एक ही बीमाकर्ता का काम कर सकता है। बीमा दलाल या ब्रोकर, ब्रोकर ग्राहक के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और ब्रोकर कई बीमा कंपनियों का एक साथ प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और ग्राहक के लिए जो सही प्रोडक्ट है उसे सुझा सकते हैं। तुलनात्मक वेबसाइट्स, दोस्तों तुलनात्मक वेबसाइट्स यद्यपि सेल का या विक्रय का सीधा तो कोई रूप नहीं है, लेकिन तुलनात्मक वेबसाइट्स इंटरनेट पे ग्राहकों को तरह तरह के उत्पादों की तुलना करने में मदद करते हैं, जिससे उनकी जानकारी बढ़ती है और वह कुछ हद तक ये तय कर पाते हैं कि उन्हें किस प्रकार का, किस कंपनी का प्रोडक्ट लेना है। इसलिए इनडायरेक्ट रूप से वो ग्राहक के माइंड में एक सेल को पहले से ही पोजीशन कर देते हैं। दोस्तों, हमने दलाल की बात की, बीमा दलाल। बीमा दलाल 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्रत्यक्ष दलाल या पुनर्बीमा दलाल या मिश्रित दलाल, जिसे हम कॉम्पोजिट ब्रोकर कहते हैं। दोस्तों, बीमा के उत्पाद जिनके बारे में हम विस्तार से अपने 5, 6 और 7 पाठ में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ओवरव्यू लेना आवश्यक है कि बीमा किन किन तरह से लोगों की मदद करता है, अर्थात बीमे के उत्पाद कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा, एक तो यह मुख्य कैटेगराइजेशन है बीमे के उत्पादों का। गैर जीवन में अग्नि, समुद्री या मिसलेनियस 3 प्रकार के गैर जीवन के उत्पाद होंगे। और विविध में मोटर इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, दायित्व या एसेट की इंश्योरेंस है, स्वास्थ्य की इंश्योरेंस है या ट्रैवल इंश्योरेंस है। इन सभी इंश्योरेंस के लिए गैर जीवन कंपनियां काम करती हैं। दोस्तों, जीवन बीमा, अब हम जीवन बीमा के उत्पाद देखेंगे। जीवन बीमा के भी उत्पाद कई प्रकार के होते हैं, चाहे वो अवधि बीमा हो यानी कि टर्म इंश्योरेंस, जिसमें एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसे बीमे की राशि मिलती है, किंतु अगर वह टर्म के अंत तक सरवाइव करता है तो उसे कुछ भी राशि नहीं मिलती है। यह बीमे का सबसे सिंपल और सबसे शुद्ध रूप है। बंदोबस्ती एंडाउमेंट, एंडाउमेंट में चाहे पॉलिसी होल्डर अगर टर्म को सरवाइव करता है तो उसे मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है और अगर टर्म के दौरान उसकी मृत्यु होती है तो उसे डेथ क्लेम मिलता है। आजीवन बीमा, जैसे कि नाम से पता चलता है, होल लाइफ इंश्योरेंस, ये होल लाइफ का टर्म इंश्योरेंस है। पेंशन एवं बचत, दोस्तों पेंशन वृद्धावस्था के लिए एक इंश्योरेंस है और पेंशन के लिए जो हम बचत करते हैं, डेफर्ड एन्युटी या इमीडिएट एन्युटी प्लान, तत्काल या विलंबित एन्युटी प्लान के जरिए ये हमारे बचत और पेंशन के प्रोडक्ट होते हैं। यूनिट लिंक्ड बीमा योजना, दोस्तों ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में हमने इन उत्पादों का जिक्र किया, लेकिन आज बहुत से ऐसे उत्पाद हैं और उदारीकरण के पश्चात यह उत्पाद और बढ़ गए हैं जो कैपिटल मार्केट से जुड़कर अपने ग्राहकों को अधिक रिटर्न देने के लिए कारगर हैं, जिनमें यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएं शामिल हैं। दोस्तों, अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि बीमा के व्यवसाय में एक अभिकर्ता की क्या भूमिका है और अभिकर्ता के रूप में हमारे क्या दायित्व हैं। अभिकर्ता की एक बहुत अहम भूमिका होती है। अभिकर्ता
ग्राहक और बीमाकर्ता के बीच की एक इम्पॉर्टेंट लिंक है, कड़ी है। अभिकर्ता वो प्राइमरी अंडरराइटर है जो ग्राहक से संपर्क करता है और ग्राहक की सारी जानकारी बीमाकर्ता तक लाता है। इसलिए वह एक ओर जहां बीमाकर्ता को एडवर्स सिलेक्शन या गलत व्यक्ति की बीमा करने से बचाव करता है, वहीं अपने ग्राहक की आवश्यकता अनुसार सही और सच्चा मार्गदर्शन भी करता है, उसको सही उत्पाद बेचकर। तो अभिकर्ता सही उत्पाद की सलाह देता है, आवश्यक तथ्यों की जानकारी ग्राहक से लेकर बीमाकर्ता तक पहुंचाता है, कागजी कार्यवाही में एक ग्राहक की मदद करता है और वह समस्त दस्तावेज एकत्र करके कार्यालय को देता है, जिसके आधार पर जोखिमांकन किया जाता है। प्रस्ताव के पारित होने के बाद ग्राहक को सेवा प्रदान करना का भी अभिकर्ता का दायित्व है और आजीवन ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने कर वह बीमा के क्षेत्र में न केवल बीमा व्यवसाय की वृद्धि करता है, ग्राहकों को नए बीमे के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है, बल्कि एक ग्राहक से वो अन्य कई ऐसे रेफरेंस ढूंढ पाता है जो उसको नया बीमा करने के लिए रेफरल का मदद करते हैं। दोस्तों, IRDA ने बीमा अभिकर्ताओं के लिए एक आचार संहिता बनाई है। आचार संहिता तो बीमे से जुड़े हर व्यक्ति, हर संस्था के लिए है और अभिकर्ता भी उसका एक अंग है। आचार संहिता की विस्तृत जानकारी हम एक अलग पाठ में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर यह बताना उचित होगा कि हमारा नैतिक दायित्व है कि हम अपने आचार व्यवहार में ग्राहकों के हित की भी सुरक्षा करें और बीमाकर्ता के प्रति भी लॉयल रहें। हम एक सच्चे अभिकर्ता के रूप में तभी अपने को स्थापित कर पाएंगे जब हम पूरी ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ ग्राहक की सेवा करेंगे और साथ साथ बीमाकर्ता के इंटरेस्ट की भी रक्षा करेंगे। दोस्तों, अब हम यह देखते हैं कि इस पाठ पर आधारित किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न है, बीमा के अप्रत्यक्ष विपणन साधनों में निम्न में से कौन सा नहीं है। हमने बीमा के विक्रय के दो तरह के साधनों के बारे में पढ़ा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष वितरण के जो साधन हैं, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष साधन नहीं है। एकल अभिकर्ता, बैंक एश्योरेंस, ई विक्रय या निगमित अभिकर्ता। दोस्तों, ई विक्रय डायरेक्ट सेल्स का माध्यम है क्योंकि इसमें ग्राहक स्वयं ऑनलाइन ई विक्रय के द्वारा या ऑनलाइन सेल के द्वारा बीमा करवा सकता है। दूसरा प्रश्न है, जीवन बीमा उद्योग द्वारा कौन से निम्न उत्पाद बेचे जाते हैं। पेंशन एवं बचत, यूनिट लिंक्ड, बंदोबस्ती या उपरोक्त सभी। दोस्तों, उपरोक्त सभी जीवन से संबंधित यह सभी उत्पाद जीवन बीमा की कंपनियां बेचती हैं। 1993 में जिस समिति द्वारा बीमा संशोधन के सुझाव दिए गए उसका नाम क्या था। मल्होत्रा कमेटी, मुखर्जी कमेटी, बीमा सुधार समिति। मल्होत्रा कमेटी। इंटरनेट द्वारा बीमा संबंधी कौन सा कार्य नहीं होता। इंटरनेट ने आज बीमा के क्षेत्र में कई प्रकार की सेवाओं के आयाम खोले हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा काम इंटरनेट पर एक ग्राहक नहीं कर पाता। प्रीमियम भुगतान कर पाता है, नया बीमा कर पाता है, विभिन्न बीमा कंपनियों का तुलनात्मक अध्ययन कर पाता है, किंतु दावा प्राप्ति के लिए वह इंटरनेट का सहारा नहीं ले सकता। दावे के लिए उसे कंपनी के कार्यालय में ही संपर्क करना आवश्यक होता है। दोस्तों, ए ने अपना नया बीमा उत्पाद इंटरनेट से खरीदा और बी ने एक अभिकर्ता के द्वारा, दोनों ने एक ही समान बीमा राशि ली। तो ए और बी के बीमे की तुलना में दोनों का क्या मुख्य अंतर होगा। ए का प्रीमियम बी के प्रीमियम से कम होगा, ए का प्रीमियम बी के प्रीमियम से अधिक होगा। ए का पॉलिसी बॉन्ड इंटरनेट से भेजा जाएगा। दोस्तों, इंटरनेट के जरिए जब बीमा किया जाता है तो उसमें एक बीच का इंटरमीडियरी नहीं होता है, इसलिए उसमें कॉस्ट कुछ कम होता है। अतः विकल्प ए हमारा सही आंसर है कि ए का प्रीमियम बी के प्रीमियम से कम होगा। अगला प्रश्न है, ABC बीमा कंपनी से XYZ ने 50 करोड़ का बीमा करवाया। ABC अपनी कंपनी पर यदि 30 करोड़ का जोखिम रखता है और बाकी का एक पुनर्बीमा कंपनी को दे देता है, तो उसने क्या किया है। जोखिम हस्तांतरण किया है, जोखिम परिहार किया है या जोखिम वहन किया है।
दोस्तों, जो रिस्क उसने एक पुनर्बीमा कंपनी को ट्रांसफर करी है, उस जोखिम का उसने हस्तांतरण किया है। इसलिए एबीसी कंपनी ने पुनर्बीमा कंपनी को हस्तांतरण किया है।